आपके साथ उस्मा इजाज खान। न्यूज़ कैफे में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुशामदीद। जनाब, कैसे हैं आप लोग? आप सबको सुबह का सलाम, सुबह बखैर। आप लोग क्या उठ चुके हैं? और अगर नहीं उठ चुके हैं तो अपने अपने टीवी सेट्स ऑन कर लीजिए। मैं इसलिए कहती हूँ कि क्या उठ चुके हैं, क्योंकि नॉर्मली जो बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होता है उसके बाद माएँ सो जाती हैं, और अगर मर्द हजरात ने जाना होता है तो वो नॉर्मली टाइम 9 बजे का अगर ऑफिस होता है तो वो थोड़ा सा अर्ली निकल जाते हैं, और घर में एक थोड़ा सा सुकून का माहौल होता है तो माएँ सोचती हैं चलो 10 मिनट की, आधे घंटे की या घंटे भर की ब्रेक ले लें। वैसे ये भी होता है कि जो घरेलू खवातीन होती हैं वो 10 साढ़े 10 के बाद ही उठती हैं, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, शौहर हजरात को काम पे भेजने के बाद, और घर के जो दीगर लोग होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका दिन फजर से शुरू हो जाता है, जैसे कि हमारा दिन शुरू होता है, क्योंकि हमें अपने काम पे आना होता है। और काम के हवाले से बात करें तो काम एक नेमत है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इंसान, जो लोग वर्कोहॉलिक होते हैं, उनकी ज़िंदगी में बीमारियां कम से कम होती हैं। वो अपने काम को बड़ा फोकस करते हैं और अपने काम पे कंसंट्रेट करते हैं, न सिर्फ एक पहलू के ऊपर काम कर रहे होते हैं। यानी ऐसा नहीं होता कि वो 9 to 5 का की जॉब कर रहे हैं, उनके लिए उनके टास्क अलग होते हैं। उन्होंने कहीं छोटे मोटे अपने बिजनेस स्टार्ट किए हुए होते हैं। अगर वो 9 to 5 की जॉब करते हैं, उसके बाद वो अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं और उनको ध्यान कर रहे होते हैं, और वो 5 बजे के बाद से लेके तकरीबन 8 साढ़े 8 9 बजे तक अपने बिजनेस को फोकस करते हैं, चाहे उन्होंने किसी जगह पे किया हो या फिर वो घर से बैठ के कर रहे हो या वो ऑनलाइन कर रहे हो। तो ये दीगर चीजें जो होती हैं, आप अगर आपको फ्लरिश करना है और अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो उसके लिए अपने आप को अपने अंदर टास्क बनाने पड़ेंगे। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने आप को बूस्ट करना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, और मोटिवेशन के लिए सुबह की जो बेदारी है वो बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें रात को सोच के, जो कि आपके काम जो थे वो जॉट डाउन आपने किए होते हैं कि जी कल हमने ये करना है, कल हमने ये करना है, कल हमने ये करना है। लेकिन जो रूटीन के काम होते हैं, अगर उन रूटीन के कामों में आप अपनी ज़िंदगी के मकासद को अपना लें तो वो आपको बहुत सही मंजिल के ऊपर पहुँचाते हैं। और यही नहीं, सिर्फ जो ख़वातीन होती हैं घर में बैठी हुई, उनकी भी ज़िंदगी में सिर्फ यही नहीं होता कि उन्हें घर के काम काज करने और घर के काम काजों में ही मशगूल रहना है। उनको अपनी ज़िंदगी के लिए और अपने आप के लिए अपना मी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी सेहत भरपूर तरीके से, बेहतर तरीके से असरअंदाज उनके ऊपर हो सके, और उनके लिए उनका अपने आप को अच्छा लगना बेइंतहा ज़रूरी है। उसकी रीज़न और उसकी वजूहात क्या होती हैं? अगर आपको अपना आप अच्छा नहीं लगेगा तो वो आप बेहतर तौर पर वो परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकेंगे, चाहे वो घर के काम काज हो, बच्चों की तरबियत हो, चाहे वो आपके ताल्लुकात हों, चाहे वो इखलाकियात हों, चाहे वो आपके दिमाग में चलते हुए छोटे छोटे मंसूबे हों। और मंसूबों को पॉजिटिव अगर टास्क पे, पॉजिटिव मंजिलों की तरफ लेके जाया जाए तो वो सफल करते हैं और वो आपके लिए राहत का सबब बनते हैं। ये बातें मैं सिर्फ इसलिए करती हूँ हर इंसान के लिए कि अगर कोई चीज़ छोटी सी भी सुन ले, छोटी सी भी समझ ले, तो उसके काम आएगी। इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है। और यकीन जानिए, मैंने तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को, अपनी लाइफ को अपने ऊपर काम किया है, अपने ऊपर काम किया है। लोगों को, जो मेरी जिंदगी के आसपास के लोग होते हैं, उनको बेहतर चलाने के लिए अपने ऊपर काम करना है, और बहुत ज्यादा जरूरी था जिसके ऊपर हम काम किया जाता है। लेकिन चूंकि प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, लेकिन मैं जाऊंगी एक ब्रेक के ऊपर, और ब्रेक सिर्फ जब वापस आऊंगी तो मेरे पास इतनी सारी चीजें आपको बताने के लिए कि कल ओवरऑल कराची में क्या हुआ और क्या मैं आती जिंदगी के हवाले से भी बात करूंगी। लेकिन एक ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ कैफे। मैं हूं उस्मा इजाज खान। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं आपके साथ उस्मा इजाज खान। टॉपिक के हवाले से हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताती चलूं कि कल होने वाली आतिशज़दगी जो कि आयशा मंजिल के एक शॉपिंग सेंटर में हुई है, और वो शॉपिंग सेंटर बहुत पुराना शॉपिंग सेंटर है, उसमें आतिशज़दगी का ये वाकया हुआ कैसे, क्यों कर ये वाकया हुआ, इसकी अभी तक सूरत हाल पता नहीं लग सकती है। लेकिन ये आपको बताते चलूँ कि ये पै दर पै जिस किस्म के वाकयात हो रहे हैं और ये मुख्तलिफ जानों को निगल रहे हैं, ये लम्हा फिक्रिया क्यों जो दूसरी की जो गवर्नमेंट है, जो सिंध गवर्नमेंट है, वो इसके ऊपर नजरसानी नहीं करी। क्या वो जो आते हैं, जो इक्विपमेंट भेजा जाता है, वो इक्विपमेंट काम ही नहीं करता, लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। 5 जानें चली गई इस हौलनाक वाक़े के ऊपर, और कितने 2.5 से 3 घंटे ये मुस्तकिल ये सब कुछ, ये सिलसिला चलता रहा। आग के शोले बुलंद रहे, स्नाकल नहीं पहुंच सकी, और जो मैं आपको बताऊं कि जो फायर ब्रिगेड पहुंची, उसके पास जो बाउजर था, वाटर बाउजर था, वो नहीं काम कर रहा था। व्हाट इज दिस? ये हो क्या रहा है हमारे, मुझे समझ में नहीं आता कि इस शहर में हो क्या रहा है। कहाँ है लोग, कहाँ है हुकूमत, कौन
कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। कौन जाके उनके घर वालों से पूछेगा जिनके प्यारे चले गए इस दुनिया से सिर्फ गफलत की वजह से, सिर्फ सिंध हुकूमत की गफलत की वजह से? क्या यही वजूहत है? मतलब मुझे ये, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये हम पहले लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात करें या हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स की बात करें, कोई मेजर्स लिए ही नहीं जाते। इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ और 3 घंटे के बाद ये कहीं जाके आग को बुझाया गया, जो कि बहुत ही तकलीफदेह बात रही। और अभी मैंने कि जैसे आपको पहले बताया था कि पिछले ही हफ्ते एक और शॉपिंग मॉल में ये वाकया हुआ था और जिसमें 11 जानें चली गई थी और एक बहादुर हीरो सिपाही ने 25 लोगों को बचा लिया था। तो क्या फिर किसी इसी तरह के बहादुर हीरो सिपाही की जरूरत है? तो भाई ये जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं इनकी जरूरत क्या है? ये किस किस्म के हीरो हैं? ये किस किस्म की रियाया है? ये किस किस्म के जो रियाया जुल्म सह रही है और किस किस्म के जो प्यादे हैं जो इधर उधर हैं? ये वजीर, ये वुजरा, ये सब कहाँ हैं जो देखते नहीं है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मेजर्स लिए कैसे जाएंगे? सिवाय हमारे दिल कुड़ने के और दिल दुखने के हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आप जरा जाके देखें उन लोगों से, उनसे पूछें जिनके घरों में सफ़े मातम बिछा हुआ है। मेरा दिल मुझे समझ में नहीं आता कि जब मैं इस किस्म के वाक़यात सुनती हूँ, मैं अगर बाहर की दुनिया से कंपेयर करूँ, हमारे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या पूरा ही बिगड़ा हुआ है? वहाँ पे एक परिंदा भी अगर पेड़ में फंस जाए या किसी खिड़की में दब जाए तो फौरी तौर पर रेस्क्यू टीम्स पहुँच जाती हैं। तो हमारे यहाँ क्या हाल है? कौन से जो लोग हैं वो उनके ऊपर निशानदेही कराएंगे? क्या कोई और ऊपर से आएगा उनको बताने के लिए? तो ये कारकर्दगी है। अगर ये कारकर्दगी है तो फिर अपने अपने घर बैठे और फिर किसी हीरो और आम आदमी को सामने आने दें जो आके कम से कम इस शहर को, कराची के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ पे सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है और पूरे मुल्क से लोग यहाँ पे कमाने की गरज से आते हैं। तो क्या इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी नहीं है? सोचने की बात है। कुछ बात करूं मैं जुनैद जमशेद के हवाले से। बहुत ही मशहूर और मकबूल हमारे नात ख्वां जिनकी 7वीं बरसी मनाई जा रही है, उनके हवाले से मैं क्या बात करूं, मेरी आंखें नम हो जाती हैं। जिस वक्त ये हादसा उनके तैयारे को पेश आया, मैं एक्सटेंडेड ट्रांसमिशन कर रही थी और बहुत तकलीफदेह सूरत हाल गुजरी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने मौसीकी को छोड़ के जो अपने कलाम, अपने बयान में दीनियत और अल्लाह ताला का प्यार और अल्लाह से क़ुर्बत का जो उनके अंदर एक जज्बा और उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन की, उन्होंने उनको उनकी जो मकबूलियत थी उसको 4 चांद लगा दिया। आज उनको हमसे बिछड़े 7 बरस बीत गए। देखिए हमारे टीम ने क्या तैयार किया है। 3 दिसंबर 1964 को पैदा होने वाले जुनैद जमशेद की हैरान कुन शोहरत का सफर 1987 में वाइटल साइंस के मिली नगमे दिल दिल पाकिस्तान से हुआ। इसी मिली नगमे की बेपनाह पजीराई के बाद पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक की मकबूलियत का नया दौर शुरू हुआ। जुनैद जमशेद ने वाइटल साइंस के साथ मुसलसल कई एल्बम्स तक शोहरत की नई बुलंदियों तक रसाई हासिल की। तवील अरसे की रफाकत के बाद जुनैद जमशेद म्यूजिक में कुछ नया करने के जुनून में वाइटल साइंस से जुदा हुए और उन्होंने अपने सोलो करियर का आगाज किया जो बड़ा कामयाब भी रहा। ताहम दौलत, शोहरत और इज्जत की इंतहा पर पहुंच के जुनैद जमशेद ने तौफीक इलाही से पॉप गुलकारी तर्क कर दी और तबलीग दीन के साथ एक मशहूर ताजिर के रूप में सामने आए और वो नौजवान नस्ल के लिए एक मजहबी रोल मॉडल बन गए। उनकी शख्सियत में बड़ी कशिश थी और वो जो भी करते दिल से करते और रूह की गहराइयों से अपने मिशन की तकमील में लग जाते। इसीलिए जुनैद जमशेद के कामों में बड़ी बरकत भी रही और उन्होंने अपनी तब्दील शुदा बामकसद जिंदगी की बरकतों से अहले वतन के दामन भी भरे। वो अपनी जिंदगी के आखिरी सफर और सातों तक तबलीग दीन में मसरूफ रहे और 7 दिसंबर 2016 को एक तबलीगी इज्तिमा से वापसी में हवेलियां के मकाम पर अलमनाक फिजाई हादसे के सबब खालिक हकीकी से जा मिले। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। वाकई अल्लाह ताला ने उनका दिल बदल दिया और जिस तरह से और जिस खुश गुलोई से जो दर्द अल्लाह ताला ने उनकी आवाज़ में दिया, उसने दुनिया भर में डंके बजा दिए। दीन के हवाले से जो शमे रोशन की, उसने दुनिया भर में डंके बजा दिए। ये तो बात मैं जुनैद जमशेद के हवाले से इसलिए करती हूँ या ये इसलिए कर रही हूँ कि वो एक ऐसी शख्सियत है जिनसे दुनिया ने मोहब्बत की। और हम कभी कभी ये बात कहते हैं कि मोहब्बत 1 बार, 2 बार, 3 बार
ऐसा नहीं होती, लेकिन लोग बदल जाते हैं। तो क्या जुनैद जमशेद जैसा कोई और हमारे दरमियान में आएगा? अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, हम सब की मोहब्बत उनके साथ, और दिन ब दिन और दर्जा बदर्जा उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में बढ़ती चली जाती है। नाज़रीन, अब आते हैं कुछ हम टॉपिक की जानिब। टॉपिक क्या है? हम जब भी अपने बच्चों के हवाले से बात करते हैं, पेरेंटिंग के हवाले से बात करते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं अपने बच्चों के लिए। चाहे हम आपके जो हमारे और दीगर जो रिश्ते होते हैं, हम बेसिकली उनके ऊपर बात ज़रूर करे होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो अपनी औलाद के साथ होता है। न सिर्फ हमारा बच्चा चाहे गरीब का हो, चाहे अमीर का हो, चाहे ज़माने से चल रहा हो, ये सिलसिला माँओं का जो बेसिकली जो एक बॉन्ड होता है वो बच्चे के साथ बहुत गहरा होता है, और बाप का जो बॉन्ड होता है वो बेसिकली बाहर से कमा के लेके आना और उनके लिए वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना। तो बाप भी जो है वो बच्चों के लिए उतना ही करीब होता है उनके साथ, बेशक वो बाहर का काम कर रहा हो, उनके लिए सब कुछ लेके आ रहा हो, उनके ब्रेड एंड बटर कर रहा हो, लेकिन चूंकि जो बॉन्ड होता है माँ बाप का बच्चों के साथ वो बहुत गहरा होता है। लेकिन पुराने वक्तों की अगर मैं बात करूँ तो पुराने वक्तों में बच्चे बहुत ज़्यादा होते थे, और एक ऐसा निज़ाम होता था कि बस बच्चे होते जा रहे हैं और वो खुद रो पौधा की तरह बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन उस वक्त भी माँ बाप बच्चों को तरबियत का एक हिस्सा बनाते थे, लेकिन माँओं को शायद इतना टाइम नहीं मिलता था कि वो बच्चों को बेहतरीन तौर पे उनकी तरबियत कर सके, या ये कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था वहाँ पे एक शर्म महसूस की जाती थी कि अपने बच्चों के लिए कुछ स्पेशल करना या ना करना। और होता ये था, जो और पुराने वक्तों की मैं बात बता रही हूँ, कि जब उनकी एक्सपेक्टेशंस बच्चों से वैसे एज सच नहीं होती थी, वो भी अपने हिसाब से और अपने ज़माने के हिसाब से कोशिश कर रहे होते थे कि वो बच्चों को पढ़ाया जाए। लेकिन जो अखलाकियात का सबक है, और ये तो ज़रूर कहा जाता था कि बेटे अपने से बाहर लोगों के साथ अच्छे से मिलो, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, अपना ये करो, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी और वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनका उस ज़माने में पता ही नहीं था। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि एक टाइम गुजरा था, जो कि आज से कोई 30-40 साल पहले दहाई की बात बता रही हूँ। उस वक्त माँ बाप कमाने की गर्ज से बाहर चले जाते थे और अपने बच्चों को छोड़ जाते थे। उसके बाद उनके पीछे उन बच्चों के नफ्सियात पे क्या असर पड़ता था, क्या वो बॉन्ड बन पाता था या नहीं बॉन्ड बन पाता था। बच्चों और वालिदैन के दरमियान रवाबित और पेरेंटिंग होनी किस तरह चाहिए, मैं बात करूंगी। मेरे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, कोच भी है, लाइफ कोच भी, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत ही अच्छी और बहुत ही कैलकुलेटेड बात करते हैं, दीन के साथ, साइंस के साथ, पढ़ के भी बाहर से हैं। इनकी ऑब्जर्वेशन और जो इनकी पढ़ाई है वो इतनी कंसर्न है कि हमारा दिल करता है मैंने बार बार दावत दें। कैसे समद अब्बास? बहुत शुक्रिया आपके आने का। ठीक ठाक समझ, टॉपिक आपने सुना। बिल्कुल, मैं ये इर्तिकाई अमल से मैं शुरू कर रही हूँ कि उस वक्त पेरेंट्स कैसे थे और अब पेरेंट्स कैसे। देखिए, वक्त के साथ साथ जिस तरह दुनिया बदल रही है, आने वाली दुनिया को वोका वर्ल्ड कहा जाता है, जहाँ पे दुनिया बहुत स्पीड से बदल रही है, अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ती जा रही है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ गई है। इन हालात में वालिदैन को अपनी फ़िक्र को बदलना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत से वालिदैन और बच्चों के दरमियान एक डिसकनेक्ट है, जिसकी बुनियादी वजह क्या है कि जो आजकल की इंफॉर्मेशन है, जो आजकल के अल्फाज हैं, आजकल की जो वोकैबुलरी और वर्ड्स हैं, आजकल के जो चैलेंजेस हैं वो उस ज़माने के चैलेंजेस नहीं थे। कुछ चैलेंजेस हैं जो अभी कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, जैसे एक बहुत अच्छा कॉल भी कि अपने बच्चों की तरबियत उस तरह नहीं करो जिस तरह तुम्हारी की गई, मतलब कहीं ना कहीं आपको उसी तरह तरबियत करनी है। लेकिन कहा था बिल्कुल के एग्जैक्टली, मतलब इस कॉल के अंदर भी मतलब बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी नहीं है कि कहा था या नहीं कहा था, बट ये कि आप उस तरह तरबियत करें लेकिन नई चीज़ों को भी अडाप्ट करें। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया बहुत एक न्यू टर्मिनोलॉजी आई हमारी पेरेंटिंग के दौर में, इस पेरेंटिंग के दौर में, तो उसके साथ किस तरह बच्चे को कनेक्ट करना है। जैसे आज के दौर में बच्चे से मोबाइल ले नहीं सकते, लेकिन क्या आप एक टाइम डिफाइन कर सकते हैं, क्या आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं कि तुम ये वाली एप्लीकेशन इस्तेमाल करो, ये एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। गाइड करने के लिए ना हमारे पास भी एक सर्टेन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली आज के दौर के बच्चों में सबसे बड़ा चैलेंज लोनलीनेस है। बच्चे क्यों मोबाइल की तरफ जा रहे हैं, क्यों सोशल मीडिया की तरफ हुक हो रहे हैं? बिकॉज जब वो अपने डिस्कम्फर्ट को स्केप करना चाहते हैं, जब उनकी तन्हाई या उनके इंटरनल इमोशंस ट्रिगर करते हैं, तो उनका दिल करता है मैं यूट्यूब इस्तेमाल करूँ। अगर आप किसी बच्ची को कहानी सुनाते रहें, हुक रखें, तो वो सोशल मीडिया, वो टीवी, कार्टून की तरफ नहीं जाएगी। लेकिन जहाँ आपका हुक डिस्कनेक्ट होता है वहीं बच्चा जाके सोशल मीडिया और डिफरेंट एप्लीकेशन से कनेक्ट करता है। आपको इससे जानना ही चाहूँगी कि पुराने ज़माने में, पुराने वक्त में इतने बड़े बड़े घर नहीं होते थे। लोग अगर जॉइंट फैमिली होता था तो लोग एक कमरे में, बच्चे भी साथ होते थे, और थोड़े बड़े होते थे बच्चे तो उन्होंने आपको कमरा अलग कर दिया, लेकिन वो चूँकि करीब करीब होते थे तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे। अब
क्या है कि हर चीज़ पर्सनलाइज हो गई। आपका फ़ोन पर्सनल, आपका कमरा अलग, आपका खाना पीना अलग, आपने रूम से बैठे, तो वो डिसकनेक्टिविटी जो है ना वो ऑटोमेटिकली जनरेट हुई है। माँ बाप कितना भी चाहें, और बच्चे इतने मसरूफ़ होते हैं, अगर वो सुबह 6 बजे उठते हैं और वो निकलते हैं तो उनको 8 बज जाते हैं या 7 बज जाते हैं अपने पढ़ाइयों से होते होते आने तक, फिर वो उसके बाद अपने आप को कमरे में महदूद कर लेते हैं। और अगर बिल फर्ज उनको कोई ऐसी वीकेंड्स मिल जाए तो फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करते हैं। तो ये जो एक हिस्सा है ना, अब अगर कार्टून देख रहा है एक बच्चा या फिर अगर कोई वीडियो गेम देख रहा है तो उसकी नफ्सियात के ऊपर वो जो देख रहा है वो कितना असरअंदाज होता है। हम क्या ऐसी चीजें दिखा रहे हैं? देखिए, ह्यूमन माइंड को ना नॉवेल्टी बहुत पसंद है। आप एक शो कर रही हैं, हर शो में रोज एक नया टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है और लोग तभी देखेंगे बिकॉज माइंड को नॉवेल्टी चाहिए। इसी तरह बच्चे के जहन में भी जो जहन है ना, उसे भी नॉवेल्टी, नए ख्यालात चाहिए। हमारे वालिदैन क्योंकि आज रोज एक ही डायलॉग, रोज एक जैसी बातें, एक ही तरह से नसीहत करे जा रहे थे, तो बच्चे के माइंड ने उस नसीहत को अडाप्ट करना बंद कर दी। उसने कहा मैं सोशल मीडिया की तरफ जाता हूँ। अगर हम फेसबुक पे भी जाए ना, जहाँ बहुत ज्यादा फाशी है, बहुत ज्यादा खराब चीज़ है, वहाँ फेसबुक बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। जिस लाइक कि अभी कहाँ आग लग गई, जहाँ न्यूज़ चैनल बता रहे हैं, उससे ज्यादा वीडियोस आपको फेसबुक और यूट्यूब पे नजर आएंगी कि कहाँ आग लगी, क्यों आग लगी। सो अल्टीमेटली फेसबुक, इंटरनेट, सोशल मीडिया की बहुत सारी एप्लीकेशंस का जो मॉडल है ना हुक करने का, उसमें नॉवेल्टी डाली गई, वेरिएंट डाला गया। अब वालिदैन कहाँ लैक कर रहे थे? वालिदैन लैक कर रहे थे सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में, सेट ऑफ कम्युनिकेशन में, कि जब आपका स्ट्रैटेजी, आपका स्टाइल ही ओल्ड ऑनवर्ड्स होगा, आपने बच्चे की साइकोलॉजी, वो तो कह देते हैं ना ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स जो होते हैं, वो तो बड़ा, आपने बच्चों की साइकोलॉजी को नहीं समझा ना। बड़ा अच्छा जुमला है, राब्तों के टूट जाने से डूब जाते हैं सफीने। आज के दौर में हुआ क्या कि बच्चों और वालिदैन का राब्ता क्यों टूटा? बिकॉज बच्चे सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन में आगे निकलते गए। बिल्कुल, मैं इसी के ऊपर बात करूंगी कि बच्चे सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन में माँ बाप से कहीं आगे आ चुके हैं। एक ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ तो इसको कंटिन्यू करेंगे। जनाब, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। बात करें पेरेंटिंग के हवाले से, आखिर हमारा राब्ता हमारे माँ बाप के साथ वैसा क्यों नहीं है जैसा होना चाहिए, या जो माँ बाप सोचते हैं क्या हम उनकी सोच के ऊपर पूरा उतरते हैं, या हम अपने बच्चों के साथ हमारा वो राब्ता क्यों नहीं है जो हम चाहते हैं, या बच्चे हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या ये एक्सपेक्टेशंस का गोरख धंधा इसी तरह से चलता रहेगा, या हम सबको उस जगह पे स्पेस देंगे, उनको वो जगह देंगे जहाँ पे वो अपना उठना बैठना या फिर अपनी लाइफ को और लाइफ स्टाइल को ग्रूम कर सकें? मसला सारा ये आ जाता है कि जो हमारी वाली जनरेशन है ना, वो कभी कभार, जो मैंने जितने लोगों से मेरी बात हुई है, वो ये समझते हैं कि हम वो लोग हैं जो अपने माँ बाप से भी डरते हैं और अपनी औलाद से भी डरते हैं। आज यही एक ये ट्रायंगुलर जो हमारे पास मोशन है ना, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। समद अब्बास बहुत अच्छी बात करते हैं। समद, आपको समझ आ रहा है कि वक्त था, अब वक्त ये कि हम अपने माँ बाप से भी डरते हैं और हम अपने बच्चों से भी डर रहे होते हैं। हम वो वाली जनरेशन है जिसने ये जो रेवोल्यूशन देखा मीडिया का, और इसमें हमने हर चीज़ देख ली। हमने कोविड भी देख लिया, इसमें हमने सारी वो चीज़ें जो कि शायद और लोगों ने नहीं देखी क्योंकि हमारी जनरेशन ने देख ली। हमारे बच्चों को हर चीज़ बना बनाया मिला। हमारे जो माँ बाप थे वो एक सीधे साधे माँ बाप होते थे, उन्होंने एक साइड डगर पे, उनकी एक्सपेक्टेशंस हमसे अलग हैं। जैसे कि आप इससे थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे, आप उसको कंटिन्यू करें और इस बात को थोड़ा सा एलैबोरेट करें। देखिए, पुराने चैलेंजेस और आज के चैलेंजेस में जैसे हमने बात की कि इसमें एक बुनियादी तौर पर एक फ़र्क रहा है और वो रहेगा, आप उस फ़र्क को बदल नहीं सकते। लेकिन अल्टीमेटली आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं होंगे, आजकल के वालिदैन और बच्चों में क्या फ़र्क आ गया कि बच्चे जो है वो क्यों हावी आ गए, बच्चे आर्ग्यूमेंट्स बहुत कर रहे हैं, लॉजिकल मांग रहे हैं, वो लॉजिक मांग रहे हैं। कम्युनिकेशन के अंदर एक मॉडल है लोगोस, ईथोस, पैथोस। लोगोस यानी जब आप बात करें तो कोई स्टैट्स के साथ करें। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले एक बात करी थी, तो मैं थोड़ी देर पहले सुनना चाह रहा था कि इसमें लॉजिक क्या है। मैं इसमें लॉजिक ढूंढ रहा था कि ये जो आप काम कर रही हैं और ये जो आप काम नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, मतलब कोई लॉजिक होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ आजकल के जो लोग हैं ना, जो आजकल के पेरेंट्स हैं, वो इमोशनली ड्रिवन है, वो लॉजिकली ड्रिवन नहीं है। मतलब वो बच्चे को लॉजिकली नहीं समझा रहे कि ये काम क्यों नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया, बस सोशल मीडिया यूज नहीं करो, भाई सो जाओ, जल्दी सो जाओ। अच्छा, जल्दी क्यों सो जाओ? फॉर एग्जाम्पल एक किताब है रॉबिन शर्मा की 5 AM क्लब। वो कहता है जो सुबह 5 बजे उठते हैं ना, वो खाली ताजुद गुजार तो होते ही होते हैं, लेकिन 5 बजे उठने वाले बिलियनर्स भी हैं जिनकी हैबिट है। इंसान पहले आदतें बनाता है और वो आदतें इंसान बनाती है। फॉर एग्जाम्पल माँ बाप कहते हैं बेटा अपनी आदतें बदल लो, आदत बदलो। अच्छा, आदत क्यों बदलो बेटा? बिकॉज हमारी जो आदत है ना
ना हमारे सबकॉन्शियस में होती हैं और हमारा सबकॉन्शियस ही हमारे बिहेवियर को ड्रिवन कर रहा होता है। बहुत अच्छा होता है चार्ल्स डग, वो कहते हैं इंसान पहले आदतें बनाता है और आदतें इंसान को बनाती हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आज के पेरेंट वेस्ट में अगर हम जाएं, कॉन्शियस पेरेंटिंग बहुत अच्छी डॉक्टर शेफाली, उन्होंने इस पर एक पूरा मास्टर क्लास रिवाइव किया, कॉन्शियस पेरेंटिंग क्या होती है, आजकल के वालिदैन को किस तरह पेरेंटिंग को अडेप्ट करना है, एंड वो उस पर बात करी कि जब आप बच्चों के साथ बात कर रहे हैं ना, मतलब मैं कमाल एक इंटरव्यू कल सुन रहा था कि हमें जो बोलना है हम वो बोल नहीं रहे, हमें जो सोचना है वो हम सोच नहीं रहे, हमें जो करना है वो हम कर नहीं रहे, और उसकी बुनियादी वजह हमारे अल्फाज हैं। आई लव दिस फ्रेज बाय हज़रत अली, वो कहते हैं अल्फाज तुम्हारी कह दो बंद में, एक बार तुम उन्हें कह दो तुम उनकी कह दो बंद में हो। जिस तरह सोने और चांदी की हिफाजत करते हो ना, इस तरह अपने अल्फाजों की हिफाजत करो। क्या वालिदैन बच्चों से बात करते हुए कॉन्शियसली अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको ये बात पता होनी चाहिए, स्पेशली जो छोटा बच्चा है ना 7 साल से पहले, इसका प्रोग्रामिंग पीरियड है। अगर आप उसके सामने बार बार बोले ना अल्हम्दुलिल्लाह, हर बात में अल्हम्दुलिल्लाह, उठते बैठते अल्हम्दुलिल्लाह, अब इस बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है, ये जिंदगी भर बोलता रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसकी पेरेंटिंग इसके सबकॉन्शियस का वो पैटर्न का वो हिस्सा बन गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या, अगेन कॉन्शियस पेरेंटिंग हम लैक कर रहे हैं। हम पेरेंटिंग को कहाँ से कर रहे हैं? वही सबकॉन्शियस से, वही अम्मी अब्बू ने जो सिखाया वो तो सिखा रहे हैं, साथ में जो दुनिया सिखा रही वो भी सिखा रहे हैं। कॉन्शियस मतलब क्या है? कॉन्शियस माइंड से 5% होता है। लेकिन आपने जैसे बताया, अगर लड़का लड़की हमारे जो बच्चे होते हैं, हम अगर डिफरेंशिएट करें, बेसिकली जो मॉडर्न पेरेंट्स हैं वो बच्चों को इक्वली पाल भी रहे होते हैं, उनसे इक्वली ट्रीट भी कर रहे होते हैं। और मैं उनकी बात कर रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे घराने हैं जो बच्चों को घर से, चाहे सेक्सुअल एजुकेशन हो, चाहे इन्वायरमेंटल बिहेवियर हो, चाहे उनकी पर्सनालिटी बिल्डिंग हो, वो उनको घर से दे रहे होते हैं। हस्बैंड वाइफ का एक ऐसा एक प्यारा बॉन्ड होता है कि कोई ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के गले में हाथ डाल के बैठा हुआ है और वो बच्चे भी साथ बैठे हुए, वो उनको भी किस कर रहा है, वो उनको भी किस कर रहा है। इट्स नॉट लाइक, ये एक आपका फैमिली बॉन्ड होता है जो कि बढ़ रहा होता है और वही बच्चों को नजर भी आता है। तो बेसिकली मुझे ये मैं आपसे जानना ही चाह रही हूँ कि अगर माँ बाप अपना फाइनेंशियली इन्वेस्ट भी कर रहे हैं बच्चों के ऊपर और उनको बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाइयों पे बाहर भेज रहे हैं, बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं और उनको साइकोलॉजिकली भी उन्होंने उनको बहुत एक स्ट्रांग एक, आप मुझे बताएं कि क्या पेरेंटिंग का ये पार्ट तो है ना, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट? अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको करेक्ट तो नहीं, मतलब इसमें फंडामेंटली पॉइंट मैं करेक्ट करूँ कि हमारे यहाँ ना माशरे में, खासतौर पे पाकिस्तानी माशरे में हार्ड स्किल पर बहुत तवज्जो है, यानी एकेडमिक्स पर बहुत तवज्जो है। माँ बाप बहुत डांट रहे हैं, मार रहे हैं, एकेडमिक्स सही करो, लेकिन अगर हम वैल्यूज की बात करें तो मैं माजरत चाहूँगा वैल्यूज पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब क्योंकि वालिदैन ने खुद सॉफ्ट स्किल्स की यानी वैल्यूज को इम्पोर्टेंट ही नहीं समझा। फॉर एग्जाम्पल बच्चे को बात किस तरह करनी है, डिबेट मुकाबले में बच्चा पहले नंबर पर आ जाए, डिबेट करने में और कम्युनिकेशन में बड़ा फर्क है जी। एक नॉर्मल लाइफ में लोगों से कनेक्ट करना आज के दौर में बच्चों को कनेक्ट करना नहीं आ रहा। क्या तरीका है? क्योंकि एम्पैथी मिसिंग है ना। आपने बच्चों के स्किल्स पर तो इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन स्किल्स में भी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस में ए अच्छे बच्चा मार्क्स ले आए, आप वहां अप्रिशिएट कर रहे हैं। What about empathy? What about आपका बच्चा कितना वॉलंटियर स्पेसेस पे जा रहा है, चैरिटी कर रहा है, ऑर्फनेजेस, हमारे माशरे में ऑर्फनेजेस कितने हैं तो खाली पड़े हैं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है जाने का। एग्जैक्टली। अब मुझे ये बताइए कि ठीक है आपने कहा ये मिसिंग है, ठीक मिसिंग है, बच्चे को आपने बना दिया अच्छा सा। मैं सिर्फ ये इसलिए पूछ रही हूँ कि जो घर बैठे लोग होते हैं वैल्यूज पे काम नहीं करते ना, हमें नहीं पता, लेकिन हमने अपनी तरफ से फर्ज कर लें कि अपने बच्चों को वैल्यूज भी सिखाए कि आपने अच्छे से लोगों से मिलना है, अपने पेरेंट्स का या अपने इर्द गिर्द के लोगों का आपने ख्याल रखना है, आप सब सिखा रहे हैं। अब बच्चे जो थोड़े से इस काबिल हुए कि उनको समझ बूझ आ गया, 18 से 20 साल के उम्र में पढ़ भी रहे और कहीं आपसे दूर है, तो आपको लगता है कि वो वैल्यूज के साथ वो कनेक्टिविटी होती ही नहीं बच्चों के माँ बाप के साथ, उसकी क्या रीजन है? मुझे नहीं पता कि ये वाला पार्ट लोगों के समझ आएगा नहीं आएगा, मैं चाहती हूँ मैं इस पे ऐड करूँ। बहुत वे बैक इन लाइक आज से 12 साल मुफद्दल इमाम जाफर सादिक के दौर में जाफर सादिक के पास गए कि आपसे सीखना चाहता हूँ, कभी नहीं बाद में आना, दोबारा गए कि आपसे सीखना चाहता हूँ प्लीज़ बाद में आना, दोबारा गए बाद में आना, उनके असिस्टेंट बार बार कह रहे बाद में आना, गए रसूल खुदा की ग्रेफ पे गिरिया किया कि आप अपने आल के दिल में मोहब्बत डालें, दोबारा गए, अब दरवाज़ा खोला अंदर आए, जाफर सादिक ने कहा कि जी क्यों आए हो? उसने कहा इल्म सीखना चाहता हूँ, आपसे वैल्यू सीखना चाहता हूँ। हाँ। तो उस टाइम मैं कहता हूँ इस डेफिनेशन के बाद दुनिया की कोई डेफिनेशन काम ही नहीं कर सकती। उन्होंने कहा इल्म सीखने सिखाने की चीज़ नहीं, एक नूर है, हाँ। खुदा जिसके दिल पे चाहेगा नाजिल करेगा। अगर आप अपने बच्चे की वैल्यूज को बेहतर कर देंगी ना, किरदार को बेहतर कर देंगी, तो ऑटोमेटिकली इसको नॉलेज मिलना शुरू हो जाएगी। वो एक कहावत है ना, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी मास्टर अपीयर्स। फॉर एग्जांपल का जर्रा भी वो चीज आपको सिखाएगा। देखिए वंस यू स्टार्ट गिविंग ना, फॉर एग्जांपल वंस यू
start giving, the receiving come from unknown resources. मगर अगेन बच्चों में ये क्यों एक बहुत ज़्यादा एक एलिमेंट आ गया है कि कुछ भी चाहिए जी, माँ बाप जी ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और जब बात और रिटर्न पैसा करने की नहीं आती, लेकिन कभी कभार आपको इमोशनली बच्चों की ज़रूरत होती है, आपको उनसे बात करना होती है, या जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन्हें समझाना होता है, तो दे रिजेक्टेड कि नहीं ऐसा नहीं है। सो ये जो बिहेवियर, ये नया जो एक तरह का एक वो आ रहा है, उसको हम कहाँ पे रखेंगे? बहुत से लोग, लेकिन माँ बाप अगर सही भी हो, बात ये नहीं, देखें आपने मुझे कहा, मैं समझती हूँ, मेरा एक तरीक़ाकार ये कि मुझे ये होता है कि मैं साइकोलॉजिकली जो है वो हैंडल करती हूँ, इमोशनली कभी भी नहीं हैंडल करती, मैं इमोशनली किसी को वीक नहीं करती। लेकिन माँ बाप अगर आपसे बात नहीं भी कर रहे हैं, अगर इमोशनली भी, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं होता है कि यार हमने बच्चों को इतना ये सारा सब कुछ, बच्चे उसको प्रैक्टिकली हैंडल कर रहे होते हैं। देखिए आजकल के बच्चे अपने वालिदैन को अनडिवाइडेड अटेंशन नहीं दे रहे। वो बात भी करें, मोबाइल में भी हैं, वो बात भी करें, हाँ अच्छे कैसे हो, क्या चल रहा है। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि माँ बाप ने भी बच्चों को अनडिवाइडेड अटेंशन नहीं दी। जब वो बच्चों से बात कर रहे होते हैं तो उनका ध्यान भी कहीं ना कहीं और होता है। सेकेंड थिंग, बच्चों के चैलेंजेस ज़्यादा हैं, बच्चों का सोशल मीडिया हुक ज़्यादा है। आपकी मेरी तालीम में किताबें, कॉपियाँ, पेंसिल से लिख लिख के हाथ से लिख के, हम मेरे तो आज भी हाथों में लिखते का दर्द होता है, क्योंकि लिखा बहुत है। मैं डायरी आपके सामने नोट्स पढ़े हुए, मतलब यू मेक नोट्स फ्रॉम हैंड। आजकल का बच्चा फ़ोन में करता है, उसका ऑटोमेटिकली अटेंशन डेफिसिट है, उसके साथ ये प्रॉब्लम है, तो उसको वालिदैन ने ऑटोमेटिकली ज़्यादा अनडिवाइडेड अटेंशन देनी थी। समझ ये भी तो हो सकता है ना, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत केयर, बहुत अटेंटिव रहे उनके लिए, उनका बचपन से लेके, पैदाइश से लेके, और उनका एक एक, कहते हैं ना कि एक एक लम्हा एंजॉय करना और उसको एंजॉय करवाना। तो फिर देखिए मैं यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दूं, एक वालिदैन की जिम्मेदारी खाली अपने बच्चों की नहीं है, एक वालिदैन की जिम्मेदारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी दूसरे के बच्चों की जिम्मेदारी ली है ना, अब आपकी बच्चों की जिम्मेदारी कोई और लेगा। मैं अगेन इसी पे आ रही हूँ, फर्ज करें कि ये आपने किया, अब उसके बाद आपको इन बच्चों के अलावा, ये तो ये आप कर ही रहे हैं, आपके घर के हाउस हेल्प्स आ रहे हैं, आपने कहा यार ये 2 बच्चे ये भी पढ़ लें, ये बच्चे वो उन्हें भी नजर आ रहे हैं, लेकिन ये किस लिए कर रहे हैं? आप अल्लाह ताला के लिए, क्योंकि आप अल्लाह ताला ने, मैं सिर्फ आपको मैं जिस जानिब आपको लेके जाना चाह रही हूँ वो अटेंशन है कि आखिर वहाँ पे कहाँ पे लैक हो रहा होता है। आप ये कहते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट करो तो आपको उसका प्रोडक्ट जो है वो मिलेगा, या अभी हम शायद बहुत अर्ली है इस बारे में, तो इन्वेस्टमेंट आप फाइनेंशियली नहीं करते, आप अपने इमोशंस देते हैं, आप अपने दिमागी, मतलब आप ये सोच के बात कर रहे होते हैं कि आप ये वाली बात करें कि मेरा बच्चा हर्ट ना हो। हम जो हमारे पेरेंट्स हमसे बात कर रहे होते हैं हम कितने हर्ट हो रहे हो, ये हमें 2 जगहों से लड़ना है, तो फिर हम उसको किस तरह से बैलेंस आउट करें। समटाइम्स उनको वो चीज़ें सही नहीं लग रही होती जो माँ बाप ने, क्यों किया आप लोगों ने हमारे लिए, आप अपने लिए करते, ये तो हर माँ बाप का हक है, ये तो हर माँ बाप हर बच्चे के लिए करते, ये तो माँ बाप का फर्ज है। ये वाले जो अल्फाज होते हैं इनको कहाँ पे, किस जगह पे रखें? बाज़ दफ़ा कहते हैं कि आपकी जो खामोशी है ना, आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी कुछ ना कुछ बातें करती है। आपको पता है जब आप कुछ नहीं कह रहे ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही बहुत कुछ कह रही है कि इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं, और आपके बारे में लोग राय कायम कर लेते हैं। अगेन मैं फिर वही वाली बात कहूँगा, कम्युनिकेशन के अंदर ना बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, आपकी टोन, आपके वर्ड्स और आपकी बॉडी लैंग्वेज। 7-38-55 कहते हैं से एल्बर्ट मेहराबियन ने कहा, 7% अल्फाज हैं, 38% आपकी आवाज़ और आपका लहजा है, 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज है। आपको क्या लगता है कितने पेरेंट्स के बाद पता होगी कि कम्युनिकेशन में 3 पहलू हैं? कितने लोगों को पता होगा कि कम्युनिकेशन की अहमियत है? मिसाल के तौर पर अगर आप यूं भी बैठे हुए ना, तो आपका बच्चा समझ जाएगा कि वालिद क्या कहना चाह रहे हैं। अगेन बहुत से लोगों को पता है लेकिन लॉजिकली नहीं पता। अब मेरी अगर आप बात करें ना, तो मैं एक एंकर हूँ और कितने सालों से, मेरा स्टाइल ही है ये, मतलब बात में अथॉरिटी होना, बात में एक आप जिस तरह से बात कर रहे होते हैं वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। सो वो तो जो छोटे से थे वो जब से अब तक देखना है। तो मैं सिर्फ यही बात जानना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं होता ये सारी चीज़ें, लेकिन एक आम पेरेंट्स के लिए, जो आम लोग होते हैं वो अपने बच्चों के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। तो बच्चे ये क्यों कहते हैं कि जी ये तो हमारा हक है और आपका फ़र्ज था? देखिए आप मेहनत, हाँ देखिए दुनिया हार्ड वर्क की दुनिया नहीं है। अब दुनिया ऑटोमेटिकली स्मार्ट वर्क की दुनिया है। आप बच्चे के साथ 15 मिनट गुजारें, 20 मिनट गुजारें, आधा घंटा ब्लॉक करें उसके लिए, उसके लिए टाइम ब्लॉक करें और डिफाइन करें कि ये टाइम उसका है, जहाँ उसको भी ना ये सोचना पड़े कि ये टाइम किसी और का है, और ना आपको भी। मॉडर्न वर्ल्ड इवॉल्व हो रही है, टाइम ही नहीं है। नहीं देखें अगेन उसकी वजह है ना, मैं आपको फिर, आप में हुक नहीं है ना, आपकी पर्सनालिटी में हुक मिसिंग है। नील रियाल एक साइकोलॉजिस्ट ने किताब लिखी हुक, उसने कहा इफ यू डोंट
कंट्रोल योर माइंड विल कंट्रोल बाय समवन एल्स। अगर आप अपने बच्चे की तरबियत नहीं कर रहे तभी तो कोई और कर रहा है। यानी तरबियत, हाँ बेटा 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 बैठ जाओ, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, बहुत अच्छे, शाबाश, नहीं, आप बच्चे को अप्रिशिएट करने के अंदाज ढूंढिए। जैसे सोशल मीडिया पे कोई दिल बना रहा है, कोई थम्स अप कर रहा है, कोई हार्ट बना रहा है, कोई विक्ट्री बना रहा है, कितने सारे अलग एक्सप्रेशंस के अंदाज आ गए। आपके अंदाज में कोई चेंज है क्या? आपकी पर्सनालिटी में कोई इवॉल्वमेंट है? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि रिश्तों के ऊपर ना काम करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो तो एक अलग बात है जो मिसिंग हमारे शायद हमसे और हमसे पहले वाले जो हमारी जनरेशन थी उनमें इन चीज़ों की मिसिंग थी। लेकिन आजकल के माँ बाप एक्सप्रेसिव है, ऐसा नहीं है कि माँ बाप एक्सप्रेसिव नहीं है, बच्चे भी। और मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे टैलेंटेड भी बहुत हैं, प्रैक्टिकल भी बहुत हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप जो बात जब जिस वक्त आप सेशंस कर रहे होते हैं पेरेंटिंग में, कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनको बहुत सामने रखना चाहिए जबकि बच्चे टीनेजर्स हो? देखिए, आज के दौर में आपने कहा कि माँ बाप बच्चों के लिए बहुत कंसर्न है, मैं फिर कहूँगा अकेडमिकली कंसर्न है, अच्छा पढ़ने कंसर्न है। बट अगर हम बात की जाए पेरेंटिंग कोचिंग की, अगर हम बात की जाए आप कितनी पेरेंटिंग लोग पेरेंट्स हैं जो कि कोचिंग की तरफ जा रहे हैं कि वो अपनी पेरेंटिंग स्किल्स को नर्चर कर रहे हैं, पाकिस्तान में कहूँगा 1% होंगे, शायद 1% से भी कम होंगे। हाँ। मतलब, और यही वजह है कि बच्चों का डिस्कनेक्ट बढ़ रहा है। कितने ऐसे वालिदैन हैं जो पेरेंटिंग स्किल्स को नर्चर करें। मैं लिबर्टी यहाँ पे शहबाज DHA में वहाँ के, मैंने कहा पेरेंटिंग पे मुझे ट्रेनिंग करानी है, एक दो ज़रा किताबें तो दे दो। तो उसने मट्टी से झाड़ के निकाली, उसने कहा सर यही दो हैं और बाकी हम मंगवा नहीं रहे बिकॉज ये वाली किताबें कोई पढ़ता नहीं है। हाँ। उस किताब बड़ी कमाल, मैंने किताब पढ़ी, नो रिग्रेट्स पेरेंटिंग। मतलब उस किताब में इतनी कमाल की हुक बताए थे कि अगर आप बच्चे को कोई बात सिखाना चाहते हैं ना, तो आप एक काम करें, आइसक्रीम दिलाने जाएं, आइसक्रीम पे कुछ, पहले उसको मूड को हैप्पी करें, उसको पहले अपलिफ्ट करें, फिर बात को ट्रांसमिट करें। ये जो आप जो बात बता रहे हैं ये तो हर एक रिश्ते के लिए ना, अगर हस्बैंड वाइफ का भी रिश्ता होता है या बहन भाई का भी कोई चीज मनवानी होती है तो आप एक दो दिन पहले उनका खुशामद में लगते हैं ना, किसी भी तरह। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके आपस के रिलेशनशिप में कितना आप उसको प्यार से, उसको ये नहीं कहते हैं कि इसको पालना होता है, उसको फ्लरिश करना होता है उस रिश्ते को। और अगर एक रिश्ते में, चाहे वो दुनिया का कोई भी रिश्ता, उसमें कील ठुक रही है आहिस्ता 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 आहिस्ता, तो ये नहीं होता कि जैसे जो बहुत सारे लोगों में डिवोर्सेस होती है वो एकदम नहीं होती, बहुत छोटी सी बात के ऊपर, लेकिन उसके पीछे एक बहुत गहरे खाई बन चुकी होती है। तो हम वही बात करते हैं बच्चों के हवाले से जब कर रहे होते हैं। अब मुझे ये बताइए कि अब अगर एक रिलेशनशिप ऐसा आता है कि जहाँ पे मोहब्बत का जो एलिमेंट है, हम उसको बच्चों की तरफ से किस तरह से, मुझे ये ज़रूर समझाइएगा ताकि जो मेरे देखने वाले वो जाने कि मोहब्बत किसे कहते हैं जो बच्चों की तरफ से पेरेंट्स के लिए आ रही होती है। देखिए, मोहब्बत आप किसे कहते हैं, पहली चीज़ ये कि बहुत से वालिदैन ना बच्चों को इसलिए भी पढ़ा रहे हैं कि वो मेरा सहारा बन जाए, रिटर्न देंगे, रिटर्न। हाँ। देखिए, अगर आप रिटर्न एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करेंगे ना तो आप बहुत सेल्फिश हो जाते हैं। आप बच्चे को फ्रीडम नहीं दे रहे होते, आप बच्चे को कंट्रोल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो कुछ और करना चाह रहा है, कुछ क्रिएटिव करना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से जब बच्चा आके बोलते हैं ना वालिदैन से, देखिए अम्मी मैं ये वाली डिग्री करना चाहता हूँ, अच्छा वो डिग्री तो पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसका तो सिर्फ स्किल है। अब वालिदैन परेशान हो जाते हैं, अगर ये वाला स्किल का कोर्स कर लेगा तो कल को मेरा सहारा नहीं बन पाएगा। सो जब आपकी पेरेंटिंग के अंदर ही अपने मफादात हैं तो बच्चा कल को आपको उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने बच्चे से उनका फ्रीडम ले लिया। मुझे अपने मरूम वालिद का एक जुमला बहुत अपील करता है। मैं एक मॉर्निंग, आज से कोई 10 साल पहले मैं एक FM में गया, मेरा पहला इंटरव्यू था। उन्होंने कहा ये आपकी जर्नी शुरू कैसे हुई और आपका क्या कमाल था? मैंने कहा मेरी वालिदा टीचर थी, मेरे वालिद जो थे वो थोड़े कम पढ़े लिखे थे, मतलब उनकी कोई बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी और इसी वजह से बिल्कुल कंट्रोलिंग नहीं थे। वो कहते थे भाई मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं, तुम ट्रेनिंग क्या है, तुम जिस हिसाब से करना चाहो उस हिसाब से करो। यानी मैं माजरत चाहता हूँ, बाज़ दफ़ा वालिदैन अगर कभी कभार देखा जाता है ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं ना तो वो कंट्रोलिंग भी हो जाते हैं, जबकि ऐसा बहुत कम है। अच्छा, डू यू थिंक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग? मतलब मुझे ये भी बात समझाइएगा क्योंकि हमारे देखने वाले तो कंट्रोलिंग को तरबियत कहते हैं। ठीक है, यही है ना, सही कह रहे हैं। अगर आप वैल्यूज के एस्पेक्ट से कंट्रोलिंग एस्पेक्ट को देखा जाए कि बच्चा जल्दी सो जाए, बच्चा टाइमली घर आए, एक लड़की अगर आपके घर में, अगर आपकी बेटी है, आप उसकी वैल्यूज पे कंट्रोल कर रहे हैं कि फला चीज़ वो ना इस्तेमाल करे, तो मैं कहूँगा सही है। लेकिन डिसीजन करियर के मामले में कंट्रोल करना, तुम इंजीनियर ही बनना, मतलब आपको पता है ND के क्या हालात हैं, फला यूनिवर्सिटी के KU के क्या हालात हैं, CBM या IB के क्या हालात हैं, तुमने IBA ही जाना है या तुमने वहीं जाना है। मतलब आपने बच्चों के जहन को ना कहीं से एक डिसीजन पाथ दे दिया, जैसे कि आप खुद कोई बहुत बड़े करियर कोच है, जैसे आप कोई बहुत बड़े ना, मतलब आप खुद एक सक्सेस, तुम्हें क्या पता, हमें सब कुछ पता है। माँ बाप का एक बड़ा पेटेंट जुमला है ये, तुम्हें क्या पता, हमें पता है। तुम क्या ऐसे ही पैदा हो गए हो या कि तुम खुद ब खुद बड़े हो गए हो? हमने तुम पे अपनी जान मारी है। एक और चीज़ बहुत अहम है कि इसी तरह जो आपने बात बताई है कंट्रोलिंग के हवाले से, जब माएँ
बच्चों के दिमाग से खेलना शुरू हो जाती हैं तो उनके घर भी तबाह हो जाते हैं। वो जो लड़की उनकी ज़िंदगी में आई होती है वो इतने कंट्रोल्ड होते हैं, ना वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते, ना वो, क्योंकि वो उनको ऐसा लगता है कि 2 रस्सियाँ खींच रहे हैं। उसी वजह से ये भी सारा उस वक्त में बच्चा तो माँ बाप के लिए बच्चा ही है, चाहे वो किसी और के साथ ज़िंदगी में, उस वक्त माँ बाप का बिहेवियर क्या होना चाहिए? देखिए अगेन मैं कहूँगा माँ बाप को they have to be empathic। उन्हें अपने आप को उस जगह पर रखकर सोचना पड़ेगा कि अगर मैं उस जगह पर होती या मैं उस जगह पर होता तो मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता। सेकंड थिंग, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। हमारे 2 तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, एक टिपिकल रिस्पॉन्स है यानी एक्ट स्टॉप थिंक। आप बस बोलते रहे, काम करते रहे, फिर बाद में आपको एहसास होता है कि मुझसे गलती हो गई और मुझे रिग्रेट होता है। डैनियल पिंक ने भी इस पे किताब लिखी थी, पावर ऑफ रिग्रेट, जहाँ उसने कहा बहुत से लोगों को मोरल रिग्रेट्स हैं कि काश मैंने इनसे इस तरह से रिस्पॉन्ड ना किया होता, काश मेरा बिहेवियर इनके साथ ऐसा ना होता। दूसरा रिस्पॉन्स कहलाता है थॉटफुल, कि आप स्टॉप, मैंने आज आपको एक एडवाइस दी, आपने अभी रिस्पॉन्ड नहीं करना उस पर, आपने जाके सोचना है। आपने फौरन करनी, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मेरा थॉट पैटर्न क्या है, नहीं आपने नहीं बताना। मैंने जो सुनना ही नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ आप पहले आप सोचे मैंने आपसे कह क्या दिया। अगर आपने उस पर सोचा ना तो फिर आपका रिस्पॉन्ड अभी वाला नहीं होगा, क्योंकि थॉटफुल रिस्पॉन्स कहता है स्टॉप, थिंक और एक्ट। यहाँ मैं कभी किसी को कोई एडवाइस दे रहा होता हूँ ना तो मैं पहले उस पर रिसर्च करता हूँ। आई विल लेट यू नो द डिटेल्स, आप कहेंगे कि यार आप जो बात करिए मैं यहाँ तक आ नहीं, बिल्कुल सही, ऐसे ही यू नो एक्सपीरियंसेस जो होते हैं। अब मुझे ये बताइए कि जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने अपने बच्चों को वो बहुत बेहतरीन स्कूलों में पढ़े, उनको वो एज दी है कि अगर कहीं पे उनको, अब मुझे बताइएगा कि कितने घर ऐसा करते हैं और क्या इन्हें ये करना चाहिए कि अगर उनको कोई चीज़ दिमाग में चल रही है, कोई हलचल है, तो वो उसके ऊपर अपने लाइफ कोच के साथ अपने सेशन रखें, और तीनों और प्लस ये कि उनके डिसीजन उनकी लाइफ के उनके अपने ओन होने चाहिए, जिसको वो ओन करें। और जहाँ पे उनको ज़रूरत पड़े, मतलब फाइनेंसेस तो एक अलग चीज़ है, अलग कहानी है, लेकिन जो उनका मेंटल हेल्थ का जो लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी हैप्पीनेस, उनका लेवल। तो हमने, मुझे ये नहीं पता कितने लोग अभी ऐसे करते हैं, लेकिन आई ट्राइड माई सेल्फ टू दी बेस्ट फॉर द किड्स ओवरऑल द हाउस। सो डू यू थिंक कि ये ज़रूरी है, और ये कितने लोगों को ये बात पता है कि दिमागी तौर पे बच्चों को खुशी देना भी एक आर्ट है? देखिए अगर आप 17th सेंचुरी से पहले चले जाए ना, इब्न सीना के ज़माने में, तो इब्न सीना के मदरसे में भी ना खाली फिजिक्स नहीं पढ़ाई जाती थी, बहुत ज़्यादा फोकस था जहनी कैफियतों पर। फॉर एग्जाम्पल एक मूवी थी फिजिशियन, लंदन से एक बंदा चला है पैदल चला है, और उसने मैप पे देखा कि पूरी दुनिया में मेडिकल साइंसेस पढ़ाने वाला इब्न सीना ही है। वो अस्फहान गया, हमदान, एक्चुअली मैं भी हमदान जा चुका हूँ इब्न सीना के उस मकाम पर। वो हमदान पहुंचा, इब्न सीना की क्लास में आपसे पढ़ना चाहता हूँ। इब्न सीना ने पहले वैल्यूज, पहले मेंटल वेल बीइंग को प्रायोरिटी दी, और फिर कहा अब तुम तैयार हो पढ़ने के लिए। सो आप जो कर रही हैं वो बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। और बहुत से एडिशन और करूँ, इन्हीं के जब ये पढ़ रहे थे तो इनकी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए जैसे कि आप भी कुछ बहुत सारी ऐसी कि उनको करियर काउंसलिंग हो गई, उनके साथ उनकी जो पर्सनालिटी बिल्डिंग हो गई, उनके भी छोटे मैंने क्लासेस और कोर्स, तो ये अपनी तरफ से भी, क्योंकि हमारा ना, हम लोगों का एज डिफरेंस बहुत कम है, तो वी आर जस्ट लाइक अ फ्रेंड्स कि चलो ठीक है इनको ये भी मिल जाए। अब कितने लोगों को इस बात से अवेयर कर सकते हैं, और फिर हर फैसिलिटी हर माँ बाप के पास तो नहीं होती ना। देखिए बेशुमार किताबें लिखी जा रही हैं, बेशुमार रिसर्चेस हो रही हैं, गूगल भरा पड़ा हुआ है कि कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंट होना, एटीट्यूड बहुत मैटर करता है आपकी आने वाली दुनिया में। गूगल जैसा इदारा भी कह रहा है अगर स्किल्स नहीं आते ना, मसला नहीं है, हम सिखा देंगे, एटीट्यूड होना चाहिए। गूगल जैसा इदारा ये कह रहा है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहे हैं अगर आपकी CV कमज़ोर है वो मसला नहीं है, लेकिन क्या आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, क्या आपका कम्युनिकेशन बेहतर है, क्या आप रिस्पॉन्ड करेंगे ऑल द टाइम जब हम आपको कोई बात सिखाएं। लेकिन ये सब चीज़ें तभी आएंगी जब पेरेंट्स भी इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करेंगे। बहुत से लोग पढ़ लिखने के बाद फेल कहाँ पर हो रहे, इंटरव्यू में। वो इंटरव्यू में घबरा गए, निगोशिएट नहीं कर पाए अपनी सैलरीज के मामले में, कम्युनिकेट नहीं कर पाए, अचानक से उनके इमोशंस, उनकी मेंटालिटी पर हावी आ गए। तो अगर कोई वालिदैन या कोई भी वालिदा या कोई भी वालिद बहुत अर्ली एज से बच्चे की कैरेक्टर स्किल्स पे काम करे, बच्चे की वैल्यूज पे काम करे, बच्चे के लाइफ स्किल्स पे काम करे, तो हार्वर्ड जैसा, स्टैनफोर्ड जैसा इदारा कह रहा है जी 85% है। लिंक्डइन का सर्वे कह रहा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल जो कि कोई एम्प्लॉय ढूंढ रहा है वो कम्युनिकेशन है। अच्छा मुझे ये बताइए, चूँकि हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मैं एक थोड़ी सी कंक्लूजन चाहूँगी आपकी जानिब से। कितने लोग हमारी इस बातचीत से इस्तेफादा कर सकते हैं, और हम कितने लोगों को अपने साथ इंगेज कर सकते हैं? तरीक़ाकार क्या सिर्फ किताबें पढ़ लेने से या मेरे आपके प्रोग्राम देख लेने से लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे?
डू यू थिंक उसका तरीकाकार? देखिए, इस प्रोग्राम के जरिए मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस तो जा रही है, लेकिन हार्वर्ड के एक प्रोफेसर कहते हैं जिस जगह पर आपने इन्वेस्ट नहीं किया ना, वहाँ से रिटर्न मत एक्सपेक्ट करना। जिस तरह वालिदैन, असातिज़ा, हार्ड स्किल्स और बहुत सी चीज़ों पर इन्वेस्ट करें, मेरा मैसेज होगा कि जिस तरह आप लाइफ कोचेज़ और मुख्तलिफ लोगों से कनेक्ट करिए अपने बच्चों को, ये इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है इस एरा के अंदर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे कि मैं आपसे बात करती हूँ हमेशा, और जो सिलसिला होता है बच्चों की पेरेंटिंग के हवाले से, उनकी साइकोलॉजी के हवाले से, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस वक्त आप अपने बच्चे से कनेक्ट कर रहे हो, बात कर रहे हो, चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट हो ज़िंदगी के, में जब बच्चा पैदा होता है और उस वक्त से लेके माँ बाप की नज़रें अपने बच्चों पे लग जाती हैं, उसकी मुस्कुराहट पे, उसके प्यार पे, उसके कपड़ों पे, क्या पहनाना है, क्या उनको किस तरह से दिखाना है। फिर वो थोड़े से बड़े होते हैं तो किस तरह से उनको उनके लिए अगर कोई जो सोने का इंतज़ाम होता है वो अपने बेड से हटा के उनको साथ में रखते हैं, उनको कॉट का इंतज़ाम करते हैं, फिर उनके कमरे का इंतज़ाम करते हैं। उनकी जो तालीम होती है, स्कूल के लिए सिलेक्शन उनके पैदा होने से पहले करते हैं, लेकिन वो शायद ये भूल जाते हैं कि इस सिलेक्शन करते करते में वो उनके माइंडसेट को कंट्रोल करने लगते हैं बेसिकली। और उनका जो अपने बच्चों के साथ जो एक बॉन्डिंग होती है, वो बॉन्डिंग और प्यार जो है वो उनका एक कंट्रोलिंग बिहेवियर में तब्दील हो जाता है, और जिसको आप समझ नहीं पा रहे होते। बहुत ही ज़बरदस्त बातें समद अब्बास ने हमारे साथ कही। समद, आपका बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, क्योंकि इतने कम टाइम में हम बहुत सारी चीज़ें कर नहीं सकते, लेकिन आपको दोबारा मदद करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, हमें दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपके साथ उज़्मा एजाज खान, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।